बीजेपी जहां 3 पार्टियों के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी, जिसमें बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी रही है, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में फिर इस बार कह सकते हैं बीजेपी और समाजवादी और बस रखा। न्यूज़ 24 का सर्वे देखें तो 294 से प्लस माइनस रहेगी बीजेपी का, 105 सीटें समाजवादी, 1 सीट बीएसपी और कांग्रेस 2 सीटें। टाइम्स नाउ का सर्वे कहता है कि बीजेपी बहुमत के साथ वापसी कर रही है, 225 सीटें, 151 सीटें टाइम्स नाउ समाजवादी को देती है, 14 सीटें बसपा को देती है और 9 सीटें कांग्रेस को देती है। वहीं जी न्यूज़ का सर्वे देखें तो 223 248 के बीच में बीजेपी है, 138 157 सीटों के बीच में समाज। नमस्कार, मैं दीपक राजसुमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव किया जा रहा था, जिसमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा है। इन 5 राज्यों में अगर देखें तो वर्तमान में मौजूदा सत्ता बीजेपी की है और एक पंजाब में कांग्रेस की है। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जिसमें यूपी 7 चरण में, मणिपुर 2 चरण में और गोवा, पंजाब, उत्तराखंड 1 चरण में थे। इन 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम घोषित किए जाएंगे, यानी 10 मार्च, कह सकते हैं कि कल का दिन, कल के दिन पे हर पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र और पूरे देश की नज़र टीवी टेलीविज़न पे होगी। इन 5 राज्यों का चुनाव कह सकते हैं कि 2024 का एक रास्ता तैयार करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पे 403 विधानसभा सीटें और 80 लोकसभा की सीटें हैं। कह सकते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर गुजरेगा। अगर हम देखें कि विधानसभा सीटों का आकलन, तो यूपी में 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में 117 सीटें हैं, जहाँ पे चन्नी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, जहाँ पे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री है और गोवा में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। अगर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में टोटल मतदाताओं की संख्या देखें तो करीब 18 करोड़ 34 लाख थे, जिसमें से 25 लाख वोटर ऐसे थे जो पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग किया। और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल 2,15,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन चुनावों में अगर देखा जाए कि मुख्य मुद्दे क्या सबसे हावी रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे बिल्कुल गायब रहे। हालांकि अब विपक्षी जो दल थे, उन्होंने कोशिश की कि शिक्षा पे लड़ा जाए, कानून व्यवस्था पे लड़ा जाए, स्वास्थ्य पे लड़ा जाए, कोरोना महामारी में जो सत्ता के द्वारा कुप्रबंधन हुआ था उसके ऊपर लड़ा जाए। लेकिन जो मौजूदा सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, योगी आदित्यनाथ की सत्ता है, उसने भरसक प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में मंदिर के मुद्दे पे लड़ा जाए, पाकिस्तान के मुद्दे पे लड़ा जाए, चीन के मुद्दे पे लड़ा जाए, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लड़ा जाए, मंदिर के नाम पे लड़ा जाए, अयोध्या के नाम पे लड़ा जाए, मथुरा के नाम पे लड़ा जाए। पूरा प्रयास धर्म के नाम पे किया गया। धर्म के नाम पे सांप्रदायिक रूप से कहीं ना कहीं उसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल थी और जो मौजूदा सत्ता है वो भी शामिल थी। इस चुनाव में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य को छोड़कर अगर हम दूसरे राज्य की बात करें तो ये अपने आप में बेमानी होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां 3 पार्टियों के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी, जिसमें बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन की, जैसे समाजवादी हो गया, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो गया, जयंत सिंह वाली, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो गया, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, जो पहले बीजेपी के साथ सत्ता में थी और राज्य में मंत्री थे। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में खुद ओम प्रकाश राजभर मंत्री थे। वो इस बार अखिलेश यादव के साथ है और अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार समाजवादी पार्टी
और जो उसका गठबंधन बना है वो सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं बसपा इस चुनाव में, पूरे चुनाव कर्म में साइलेंट मोड में दिखी, कहीं ना कहीं वो खामोश दिखी। हालांकि बसपा को उत्तर प्रदेश की राजनीति से, या कह सकते हैं भारतीय राजनीति से, कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो उसका जो अपना एक बेस वोटर है वो हमेशा से साइलेंट रहा है। कई जो बड़ी कह सकते हैं बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमेशा कहते हैं कि कभी भी बसपा को आप इग्नोर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप आकलन नहीं कर सकते। उनका जो वोटर होता है, बेस वोटर होता है, उनका बंधा होता है, चाहे वो 10 सीट में आए, 20 सीट में आए या फिर बहुमत में आए, लेकिन उनका जो बेस वोटर है वो हमेशा उनके साथ रहता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में फिर इस बार कह सकते हैं बीजेपी और समाजवादी और बसपा के साथ साथ कांग्रेस भी अपने धमक के साथ अपनी मौजूदगी इस पूरे चुनाव में दिखा रही थी। इसमें कह सकते हैं कि खासतौर से प्रियंका गांधी पूरे चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ कह सकते हैं कि 40% महिलाओं का आरक्षण या 40% जो विधानसभा 403 सीटें हैं उसमें 40% महिलाओं को रिजर्व करके जो सीटों का आवंटन किया गया, जो टिकट दिया गया, वो एक बड़ा फैक्टर का काम कह सकते हैं कि महिलाओं को उसने, कांग्रेस पार्टी ने या प्रियंका गांधी ने साधने की भरपूर कोशिश की। वहीं इस चुनाव में कहीं न कहीं ओवैसी का भी धमक दिखता है। ओवैसी भी भरपूर प्रयास किया, जिस तरीके से कर्नाटका में हिजाब बनाम भगवा का मुद्दा छाया रहा, और वो मुद्दे, कर्नाटक के मुद्दे को, वो स्थानीय मुद्दा था, लेकिन जिस तरीके से उसको खींचकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाने की कोशिश की गई असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा, और बीजेपी ने जिस तरीके से उसके ऊपर हमला बोला, कर्नाटका में विवाद छिड़ा, कह सकते हैं स्थानीय मुद्दे को उसने एक विधानसभा मुद्दे में कन्वर्ट करने की कोशिश की, अपोजिशन भी किया और मौजूदा सत्ता ने भी किया। लेकिन कहीं न कहीं जब भी अखिलेश यादव से इस बारे में पूछा गया कि हिजाब मुद्दे पे बोलिए, मंदिर मुद्दे पे बोलिए, मथुरा मुद्दे पे बोलिए, ये बात प्रियंका गांधी भी कई बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो कहते हैं कि नहीं, बेरोजगारी की संख्या बताएं, बेरोजगारी क्यों है या रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं, कोरोना काल में किस तरीके से गंगा किनारे सड़ती लाशों को देखा गया या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे। इन पूरे चुनाव घटनाक्रम में कह सकते हैं कि संक्षेप में कह सकते हैं कि धर्म बनाम हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन और अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर लड़ा गया। चुनाव के परिणाम कल आएंगे, लेकिन कुछ जो एग्जिट पोल आए हैं यूपी का, खासतौर से यूपी एक बड़ा राज्य है और उसके ऊपर सभी की नजरें हैं। तो यूपी में जो कह सकते हैं एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है उसमें कहता है कि बीजेपी 288 से 326 सीटें आएगी। वहीं समाजवादी को एक्सिस माई इंडिया 71 से 101 सीटें, ये सॉरी 71 से 101 सीटें दी है। वहीं बीएसपी को 1 से 9 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। वहीं इंडिया न्यूज का सर्वे कहता है 222 से 266 सीटें बीजेपी को मिलेगी, 135 से 165 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी, बीएसपी को 4 से 9 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस का भी 1 से 3 सीटों के बीच रखा है। न्यूज 24 का सर्वे देखें तो 294 से प्लस माइनस रहेगी बीजेपी का, 105 सीटें समाजवादी, 1 सीट बीएसपी और कांग्रेस 2 सीटें। टाइम्स नाउ का सर्वे कहता है कि बीजेपी बहुमत के साथ वापसी कर रही है, 225 सीटें, 151 सीटें टाइम्स नाउ समाजवादी को देती है, 14 सीटें बसपा को देती है और 9 सीटें कांग्रेस को देती है। वहीं जी न्यूज का सर्वे देखें तो 223 248 के बीच में बीजेपी है, 138 157 सीटों के बीच में समाजवादी है, 5 से 11 सीटें बसपा की है और 4 से 9 सीटें कांग्रेस की है। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल जितने भी एग्जिट पोल आए हैं इसमें बीजेपी बहुमत के साथ, यानी योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि बिहार और ये पश्चिम बंगाल में देखा गया किस तरीके से एग्जिट पोल और सर्वे जो उलट हो जाते हैं। सत्ता में बीजेपी आती है एग्जिट पोल में, लेकिन रियलिटी में होता है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी पहले के मुकाबले अधिक सीटों के साथ लेकर चली जाती है। वहीं अगर पंजाब में देखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा हिंदी भाषी राज्यों से थोड़ा अलग है और पंजाब और उत्तर प्रदेश के ऊपर नज़रें हमेशा टिकी रहती है हिंदी भाषियों, क्योंकि
जो दिल्ली की सत्ता है वो हिंदी भाषी राज्यों से होकर गुजरती है हमेशा से। तो पंजाब पे इसलिए भी नज़र है क्योंकि वहाँ पे अभी जो मौजूदा सीएम है वो चरणजीत सिंह चन्नी है, और वो अधिक दिन नहीं हुए, लगभग 4 से 5 महीने हुए उनको मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अलग पार्टी बना लिए, और अलग पार्टी बनाने के बाद वो फिर वही बीजेपी के गोद में जा बैठे, जिस बीजेपी के खिलाफ वो पूरी राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन वहाँ पे भी त्रिंकुश कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी की भी धमक दिखाई देती है, कांग्रेस पार्टी की भी दिखाई देती है, बीजेपी और अमरिंदर सिंह का जो गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दिखता है, क्योंकि बीजेपी का वहाँ अपना नहीं है, लेकिन अमरिंदर सिंह का एक अपना बेस है। लोग वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से 4 साढ़े 4 साल काम किए, और पहले भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि 2014 के चुनाव में अगर आप देखें तो जिस सीट से अरुण जेटली को हराया, और उस समय नरेंद्र मोदी का एक लहर था पूरे देश में, और उस लहर में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव जीत के आए थे अमृतसर सीट से, तो कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह एक प्रभाव रखते हैं, और ये कांग्रेस को खटकती होगी। वहीं शिरोमणि अकाली दल का भी एक प्रभाव है, क्योंकि वो 15-17 सालों से वहाँ पे सत्ता में थी। फिर वहाँ पे बसपा भी है, मायावती की पार्टी भी है, क्योंकि वो दलितों के नाम पे वहाँ लड़ती है, और पहले भी 3-4-5 सीटें वहाँ से वो हमेशा जीत के आई है। और जो कांग्रेस वहाँ पे चुनाव लड़ रही है पंजाब में, वो दलित चेहरों के नाम पे लड़ रही है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पहली बार कह सकते हैं कि पंजाब की राजनीति में कोई दलित चेहरा चीफ मिनिस्टर वहाँ का बनाया, और 35% वोट, लगभग 40% वोट वहाँ पे दलितों का है, तो अच्छा खासा एक फैक्टर है वहाँ पे दलितों का। तो बसपा कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में देखा गया है कि वो दलितों के मुद्दे पे हमेशा चरणजीत सिंह चन्नी को घेरते रही है, कांग्रेस को घेरते। उतना वो बीजेपी के ऊपर हमलावर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर वो खास तौर से थी, क्योंकि वो दलित चेहरा एक लॉन्च कर दिया था कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर अगला होगा वो चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में भी सीटें लगभग 117 है। सर्वे की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 49 से 55 सीटें आ रही है, कांग्रेस को 39 से 47 सीटें आ रही है, अकाली दल का देखें तो 17 से 25 सीटें हैं, और वहीं बीजेपी का देखें तो 0 से 11 के आसपास, और बाकी बसपा अन्य जो भी पॉलिटिकल पार्टियां वो न्यूट्रल है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुमत में लाने की कोशिश की जाए। हालांकि त्रिकोणीय है, यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है अकाली दल आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दे, अगर वैसा कुछ माहौल रहा तो। अगर कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आते, हो सकता है अकाली दल कांग्रेस को सपोर्ट करते, क्योंकि राज्य में नई पार्टियों की सरकार नहीं आने देना चाहती। कभी कभी ऐसी राजनीति में घटनाक्रम हो जाते हैं कि नई पार्टियों की धमक होती है, तो जो पुरानी पार्टी होती है वही गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। पंजाब का जो चुनावी मुद्दा रहा वो दलितों के ऊपर रहा, और ड्रग्स के ऊपर रहा, नौकरियों के ऊपर रहा, नशा पे सबसे अधिक रहा, सबसे अधिक बेरोजगारी के ऊपर रहा। हमेशा से कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो धर्मपत्नी है उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को घेरते रहे हैं कि आप बताइए कि आप तो खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे पंजाब के, और पंजाब में जब आप कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उस समय तो कितनी नौकरियां बांटी गई है, कितनी नौकरियां दी गई है सरकारी, फिर आप क्यों नहीं ये बात अपनी सरकार में कहते हैं, आप क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरते हैं? अक्सर कई चुनावी रैलियों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी कहती रही है। तो एक मुद्दा पंजाब में ये है, और ये देखने की बात होगी कि 10 मार्च यानी कल वहाँ पे किसकी सरकार आती है। अगर त्रिकोणीय हो गया तो फिर हो सकता है अकाली और आम आदमी पार्टी आ जाए, या अकाली समर्थन कर दे कांग्रेस का, या हो सकता है बसपा की कुछ अधिक सीटें रही तो वो फिर कांग्रेस के साथ आ जाएगी। तो एक है। दूसरा नाक का सवाल है अपने अमरिंदर सिंह के लिए, क्योंकि वो वरिष्ठ चेहरा रहे, वहाँ पे वरिष्ठ कद्दावर नेता, पंजाब की राजनीति में बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, और कद्दावर नेता होने के बाद वो सिर्फ सत्ता के लिए एक अपनी अलग पार्टी बना ली, और जिस कांग्रेस से उनका पूरा पृष्ठभूमि रहा उस कांग्रेस को छोड़कर राजनीति शुरू की है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़े हो जाएंगे उनके ऊपर। हालांकि पंजाब में तीनों तरफ से चेहरे, आम आदमी पार्टी ने भी अपना चेहरा घोषित किया है,
कांग्रेस ने भी कर दिया है, अकाली दल के भी चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के भी अपना चेहरा है, बसपा के भी चेहरे, तो कमाबेश वहाँ पे भी है। जिस तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ है, अखिलेश है, मायावती है, कांग्रेस का भी अपना है, और यहाँ तक तो यूपी में तो ओवैसी ने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो 2-2 हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो वहाँ पे जो मुद्दा है वो कमाबेश दलित और बेरोजगारी नशा के ऊपर है। उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में भी कह सकते हैं चारों पार्टियों की धमक है। कांग्रेस की है, बीजेपी की है, बसपा की है और आम आदमी पार्टी की भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में भी ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें वहाँ पे हो सकती आएगी। उत्तराखंड में दिक्कत ये है बीजेपी के साथ, क्योंकि उसने जो 5 साल सत्ता चलाया वो अस्थिर मुख्यमंत्री देने में नाकामयाब रहा। क्योंकि पहले तीरथ सिंह रावत रहे, फिर हरक सिंह रावत रहे, फिर अभी पुष्कर सिंह धामी रहे, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं एक अस्थिर सरकार 5 सालों में बीजेपी देने में नाकामयाब रही है। वहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हरीश रावत जो कांग्रेस के नेता हैं और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि वहाँ का जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है वो रोजगार का है। क्योंकि वहाँ पे जो आंकड़े कहते हैं 8,42,000 बेरोजगार लोग हैं, जबकि 82 लाख वोटर हैं, तो करीब 10-11% लोग बेरोजगार हैं वहाँ पे जो चेहरा है बीजेपी की तरफ से वो पुष्कर सिंह धामी है, और कांग्रेस ने अपना चेहरा घोषित नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं हरीश रावत और जो वहाँ के कांग्रेस नेता हैं प्रीतम सिंह, दोनों दावेदारी पेश किए हैं। लेकिन हरीश रावत कहते हैं कि ये तय करना काम सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है, कि चुनाव जीतने के बाद हम उनसे पूछेंगे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है। हरीश रावत हमेशा दावा करते हैं कि जो उत्तराखंड में लगभग जो सीटें हैं, लगभग 70 सीटों में 48 सीटें कांग्रेस लेके आएगी, वो दावा करते हैं। हालांकि सर्वे में ऐसा कुछ दिखता नहीं। सर्वे में जो तमाम टीवी चैनलों और जो सर्वे एजेंसियों के रहे हैं उसमें 42 से 46 सीटें बीजेपी की दिख रही, यानी बहुमत के साथ बीजेपी जो मौजूदा सत्ता है वो वापसी कर रही है। लेकिन कांग्रेस का लगभग 20-25 सीटों के बीच का आंकड़ा है। बाकी अन्य पार्टियां हैं, बसपा है, आम आदमी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे घटनाक्रम हुए और 3 मुख्यमंत्री चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, तो ये एक बड़ा उलटफेर हो सकता है भारतीय राजनीति और खासतौर से उत्तराखंड की राजनीति में। अगर वहाँ पे आम आदमी पार्टी की भी कुछ सीटें आ गई तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी अपनी एक पकड़ होगी, और कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे विस्तार कर रही है और एक मुख्य विपक्षी की भूमिका में वो आने की लगातार कोशिश कर रही है। अगर हम मणिपुर की देखें तो मणिपुर में भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि सर्वे यहाँ पे भी कह रहे हैं कि मणिपुर में बीजेपी की वापसी कर रही है, लेकिन मणिपुर में भी बहुत कुछ है। मणिपुर से हिंदी भाषी राज्य जो हैं उनको उतना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी जो उस तरफ के एरिया है उस तरफ कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रभाव है। बीजेपी के लिए एक रास्ता है कि आप देखिए हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ हमारा जो दूसरा साइड है दक्षिण भारत है, या वहाँ पे भी हमारा एक प्रभाव है। वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि बीजेपी कई पार्टियों के साथ गठबंधन बना के सत्ता में, जैसे बीजेपी, एनपीपी, एलजेपी और निर्दलीय कई विधायकों के साथ 2017 में सरकार बनाई थी, और बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे जो पहले कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे हैं। तो इस बार भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। वहाँ पे जो मुख्य मुद्दा रहा है वहाँ है कानून व्यवस्था की और अपसपा हटाने की मांग की जा रही है वहाँ पे लंबे समय। और बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अपसपा हटाएंगे यहाँ से। तो यहाँ का जो एग्जिट पोल आ रहा है वो कमोबेश कह सकते हैं बीजेपी के पक्ष में भी है,
क्योंकि जी न्यूज़ इसमें 32 से 38 सीटें बीजेपी के पक्ष में दे रही है, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 12 से 17 सीटें हैं। इंडिया न्यूज़ की देखें तो 23 से 28 सीटें हैं बीजेपी की, और कांग्रेस का 10 से 14 सीटें हैं। वहीं एनपीएफ की जो पार्टियां हैं वो 5 से 8 सीटें हैं, और अगर एनपीपी की देखें तो 7 से 8 सीटों की आने की संभावना है। वहीं अन्य की देखें तो 8 से 9 सीटों की है। और वहाँ पे जो एलजेपी रही है, जो मौजूदा सत्ता में मणिपुर में एक हिस्सेदारी भी निभा रही है, वो भी कहीं ना कहीं मणिपुर में इस बार भी धमक दिखाई दे रही है, और ममता बनर्जी की पार्टियां भी हो सकती है 1-2 सीटों को लेकर आ सकती है। तो मणिपुर में हो सकता है, बड़ा खेला हो सकता है। अगर थोड़ा सा कुछ भी उलटफेर हुआ तो बीजेपी की सत्ता वहां से जा सकती है, जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है। अगर हुआ तो, क्योंकि वहां पे भी ज़्यादा सीटें नहीं है, 60 है, और बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। और बीजेपी का जितना भी एग्जिट पोल आ रहा है, एग्जिट पोल में जितने भी बीजेपी के दिखाए जा रहे हैं वो 30, 32, 35 तक है। अगर थोड़ा सा भी सीटें इधर से उधर हुआ तो फिर उसको भी जिस तरीके से 2017 में समर्थन लेना पड़ा निर्दलीय का, एलजेपी का और बाकी एनपीपी एनपीएफ का, वैसा ही कुछ 2022 में भी लेना पड़ेगा। उससे आगे अगर बढ़ें तो फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस भी वहाँ पे अलायंस काफ़ी मजबूत रूप से की है। उसमें कांग्रेस पार्टी है, भाकपा है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी है जो माकपा है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, और आरएसपी है, और जेडीएस भी है। ये जो कर्नाटका में जेडीएस के साथ पहले सरकारें चली है, वो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तो इसको भी कमजोर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इसने भी एक संतुलन बनाया है छोटी छोटी पार्टियों को लेकर। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी मणिपुर में कोशिश की है। चुनाव का परिणाम कल आने वाला है, देखने की बात होगी कि कल कौन सी पार्टियां मणिपुर में सरकार बनाएगी, या कौन कितने पानी में है। जैसा कि चुनाव प्रचार में किया जा रहा था, बीजेपी के तरफ से चेहरा जो है वो मणिपुर में वीरेंद्र सिंह है, वहीं कांग्रेस के तरफ से जो ओकराम इबोबी सिंह है, जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी पहले रह चुके हैं मणिपुर में, वो इस बार पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को बचाने का जिम्मा ले रखे हैं। तो मणिपुर में भी देखने का एक बड़ा दिलचस्प होगा कि कल क्या होता है। गोवा में भी कांग्रेस की भी धमक है, बीजेपी की धमक है, और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी है। पिछली बार उसने गलती क्या किया था कि जो वहाँ पे सबसे बड़ा वोट बैंक है भंडारी समाज की, उससे हट के उसने अपना एक चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंसमेंट किया था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जो गोवा में 35% के साथ भंडारी समाज में प्रभाव रखते हैं, वहाँ एक अनिल पारेकर का नाम ऐलान किया है मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर। वहीं बीजेपी ने भी प्रमोद सावंत जो वहाँ मौजूदा मुख्यमंत्री हैं गोवा के, पिछले मनोहर पारेकर के निधन होने के बाद से, और उन्होंने उपचुनाव में भी अपनी मौजूदगी दर्ज की है। जैसा कि वहाँ पे उपचुनाव हुए और उसमें उन्होंने जीत दर्ज करके बीजेपी को बताया कि हाँ, हम आपकी पार्टी को गोवा में जितवा सकते हैं। तो इस बार भी बीजेपी प्रमोद सावंत के नाम पे चुनाव लड़ रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे अभी तक अपना पत्ता नहीं खोली। हो सकता है चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम होंगे उसके बाद वो देखेगी किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, अगर उसके अनुकूल सीटें आई तो। हालांकि गोवा चुनाव में भी देखा गया कि तमाम तरह के खींचातानी, जैसे मनोहर पारिकर के बेटे को लेकर सीटों का अदला बदली हुआ कि नहीं, वो चाहते थे अपने फादर के सीटों पे उनको टिकट मिले, लेकिन वैसा उनको मिला नहीं। जैसा कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, वो प्रभारी थे वहाँ पे, फिर भी उनको ऐसी सीटें नहीं मिली। और कहीं ना कहीं गोवा चुनाव में देखा गया कि बीजेपी के जो अपने चेहरे थे, उस चेहरे को छोड़कर, उन चेहरों को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जो कैंडिडेट आए थे, जो मौजूदा विधायक थे कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि दिग्विजय सिंह की एक गलती के कारण कांग्रेस पार्टी ने वहाँ सरकार बनाने से चूक गई। लेकिन वही गलती को कहीं ना कहीं बीजेपी को बुलाने में भी एक आसानी हुआ, और जो उनके मौजूदा विधायक थे उसको अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया। तो पूरे घटनाक्रम अगर गोवा चुनाव का देखें तो बीजेपी अपने जो उनके समर्थित जो कैंडिडेट रहे हैं या जो उनके बेस से कैंडिडेट निकले हैं, उससे अधिक उन्होंने भरोसा जताया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। जो कांग्रेस पार्टी के जो
नेता उनके पार्टी में शामिल हुए। सीटें यहाँ पे भी लगभग 40 है। और जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल करीब करीब बीजेपी के पक्ष में है। और बीजेपी के पक्ष में इसलिए है कि जो कांग्रेस पार्टी से नेता आए हैं उनके ऊपर उनकी जो सीटें दी गई है वो जीत कर आ रहे हैं, जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये कल देखेंगे, 10 मार्च जो क्लियर हो जाएगा पूरे देश के सामने। लेकिन एग्जिट पोल में है कि 24 से 28 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, कांग्रेस को 1 से 5 सीटें दी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जैसा कि पंजाब में सत्ता के करीब करीब घूम रही है। फिर कह सकते हैं कि आप उत्तराखंड में भी 3 सीटें आम आदमी पार्टी लेके आ रही है। वैसा ही कुछ गोवा में भी करते नजर आ रही है। लगभग 3 से 7 सीटें आम आदमी पार्टी की वहाँ पे दिख रही है, क्योंकि जो उसने एक बड़ा गेम चेंजर किया है वो भंडारी समाज का है। और अन्य जो सीटें हैं वो लगभग 4 से 8 सीटें हैं जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ पे है, जो छोटे छोटे हैं, टीएमसी है या फिर एनसीपी है, शिवसेना है, क्योंकि वो लगभग महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है और वहाँ पे एनसीपी वगैरह भी कुछ सीटें जीत के आती है। तो कह सकते हैं कि गोवा में भी एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी है। लेकिन अगर जो जैसा कि वहाँ पे 40 सीटों का विधानसभा है, अगर 40 सीटों में जिस तरीके से 24 और 25 सीटों का एग्जिट पोल दे रहा है, अगर कुछ सीटें घटी तो फिर कह सकते हैं कि वहाँ पे भी त्रिकोणीय हो सकता है या बीजेपी को फिर से समर्थन लेना पड़ेगा, निर्दलीय या जो छोटे छोटे वहाँ पे दल होंगे जिनकी सीटें वहाँ पे आएगी। तो ऐसा कुछ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो पिछले 2 महीनों में हमने और आपने देखा, तमाम तरह के मुद्दों पे चुनाव लड़े गए, हिंदू, मुस्लिम, चीन, पाकिस्तान, सिख, ईसाई, हर मुद्दों। लेकिन जो इस पूरे चुनाव के घटनाक्रम में रहे वो रोजगार का मुद्दा गायब रहा, कोरोना काल में जो कुप्रबंधन रहा उसके ऊपर गायब रहा, और महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि यूपी चुनाव में सबसे अधिक महिला सुरक्षा के ऊपर देखा गया कि जिस तरीके से कांग्रेस ने हमला किया, या फिर महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह कुलदीप सेंगर के मामले में कुलदीप सेंगर की जो रही पीड़ित परिवार को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, फिर अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा, और फिर आजम खान के मुद्दे पे या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की। तो अब देखने की बात है कि कल यानी 10 मार्च को चुनाव परिणाम क्या आते हैं और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टियां फिर से सत्ता में वापसी करेंगी। क्योंकि इन 5 राज्यों में सबसे अधिक अगर किसी पे दाव लगा है तो बीजेपी के ऊपर लगा है, क्योंकि बीजेपी मौजूदा 4 राज्यों में सत्ता में है। अगर उसकी एक भी घटती है तो 2024 का जो रास्ता बीजेपी बना रही है अभी से ही, जैसा अमित शाह अक्सर कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और हमेशा 5 साल पहले ही हम लोकसभा की तैयारी कर देते हैं। तो अगर इन 5 राज्यों में किसी भी 1-2 राज्य में बीजेपी हारी तो एक बड़ा उलटफेर भारतीय राजनीति में हो सकता है। तो ये थी आज का जो हमारा 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का विश्लेषण। तो जुड़े रहें और कल का खासतौर से 10 मार्च का जो चुनाव परिणाम होगा उस पे विश्लेषण कल इसी समय हम आप सबके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।